दोस्तों नमस्कार। एजुकेशन फायर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी क्लासेस अभी हम रेगुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले क्लास 6 का जो हिस्ट्री है, क्लास 6 का इतिहास अभी हम पढ़ रहे हैं। और क्लास 6 का जो इतिहास है, ठीक है, क्लास 6 का जो इतिहास है उसका आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है गांव, शहर और व्यापार। ये चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, अधिकांशतः एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल शुरू से बेसिक से आज के इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले आपको अपने साथ बुक लेकर के बैठना है और साथ में पेंसिल लेकर के। जहां मैं आपको बताऊं या फिर जहां पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वहां पर आप अपने बुक में अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लोहार की दुकान पर प्रभाकर, इसका तात्पर्य क्या है? प्रभाकर नाम का एक छोटा सा बच्चा है जो कि लोहार के दुकान पर गया है, ठीक है। उसने ऐसा सुना है कि जो लोहे का काम करता है उसे लोहार कहते हैं, ठीक है, लोहार कहते हैं। तो उनके दिमाग में सीधा सा यह प्रश्न उठा कि यार लोहे का प्रारंभ कब हुआ था? क्या पहले के लोग भी इसका प्रयोग करते थे? इसके विषय में जानने की जिज्ञासा हुई है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि लोहे के विषय में। सबसे पहले लोहे के औजार और खेती, यह एक कॉमन सा टॉपिक है, यानी कि उप टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, लोहे का प्रयोग आज के समय में आम बात है, पर क्या पहले के समय में इसका प्रचलन कब से था? तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 2300 साल पहले शुरू हुआ। पहला प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ किया गया? 300 साल, सॉरी 3000 साल पहले इसका प्रारंभ किया गया, ठीक है। याद रखना है, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। 3000 साल पहले आपको लोहे का प्रमाण मिला है, पर 2500 साल पहले, ठीक है। कृषि में कृषि में लोहे का प्रयोग कब हुआ? कृषि में लोहे का प्रयोग 2500 वर्ष पहले हुआ है। ये दो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद में एक और टॉपिक है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। क्या है अन्य कदम? सिंचाई है। पहले के लोग जब लगभग 8000 वर्ष पहले, ठीक है, 8000 वर्ष पहले कृषि प्रारंभ किया गया, ठीक है, कृषि का आरंभ हुआ था। तो उस समय पर लोहा तो था नहीं आपका, क्योंकि लोहा अभी आपने पढ़ा है। लोहे का प्रयोग कब हुआ था? 3000 वर्ष पहले लोहे का प्रचलन था। 8000 वर्ष पहले कृषि का जो आरंभ हुआ था, उस समय पर लोग जो लकड़ी का हाल रहता था, फाल, उससे कृषि करते थे। कहीं न कहीं कृषि में आपका जाकर के गिरावट आता था। पर जैसे ही लोहे का प्रचलन प्रारंभ हुआ, यहाँ से कृषि में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ठीक है। कृषि के विकास में नए औजार प्रयोग किए जाने लगे तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोग शामिल हुआ। जब कृषि की बढ़ोतरी में महत्वपूर्ण फैक्टर कौन थे? लोहे का प्रयोग, दूसरा आपका सिंचाई, ठीक है। सिंचाई के लिए क्या किया गया था? नहर, कुएं, तालाब आदि कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। कृत्रिम का तात्पर्य होता है कि मानवों के द्वारा जलाशय तैयार किए जा रहे थे, गड्ढा खोदा जा रहा था और वहां पर पानी को एकत्रित किया जा रहा था, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्टर थे। इसके बाद में आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जहां पर कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, ठीक है। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई थी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था और राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किए, जिससे कि कृषि में और ज्यादा बढ़ोतरी हो। कृषि में बढ़ोतरी होगी तो कृषि से क्या होगा? आपका जो साम्राज्य के लोग हैं उनको खाने को मिलेगा। खाने को मिलेगा तो लोग हृष्ट पुष्ट होंगे। दूसरा, कृषि से आपको धन उपार्जन होगा ताकि लोग कर इकट्ठा कर पाए और टैक्स को चुका पाए। इससे आपका साम्राज्य जो है और ज्यादा शक्तिशाली होगा। इसी तरह आपने एक नाम सुना होगा 16 महाजनपदों में से, ठीक है। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली जनपद किसे माना जाता है? मगध को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ये सभी साधन उपलब्ध था, ठीक है, इसलिए सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध को माना जाता है। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। गांव में कौन रहते थे? इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए।
गाँव में कौन रहते हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पर दक्षिणी और उत्तरी हिस्से दर्शाए गए हैं। मैं आपको एक यहाँ एक सिंपल सा मैप ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पर ये नॉर्थ हो गया और नीचे वाला है साउथ यानी कि दक्षिण। ये हो गया आपका वेस्ट और ईस्ट हो गया। यहाँ पर दर्शाया गया है कि दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार के लोग रहते हैं और साउथ में भी आपके 3 तरीके के लोग रहते हैं। अब ये 3 तरीके के लोग कौन-कौन से हो सकते हैं? एक है आपका जो सबसे अमीर लोग हैं यानी कि सबसे उत्कृष्ट लोग, दूसरा है समान वर्ग के मतलब मध्यम लोग और तीसरे हैं गरीब लोग। सेम इसी प्रकार से आपके दक्षिणी क्षेत्र में मिलेंगे। अब जब 3 कैटेगरी में है तो तीनों कैटेगरी के नाम आपको अलग-अलग देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर बात करेंगे तमिल क्षेत्रों की। तमिल क्षेत्र यानी कि साउथ वाले एरिया की हम बात करेंगे। यहाँ पर 3 प्रकार के लोग हैं, ठीक है? एक है अमीर, दूसरा है मध्यम वर्गीय और तीसरा है आपका जो कि आपका दास कैटेगरी में आता है, ठीक है? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेलाल कहा जाता है, ठीक है? जो बड़े भूस्वामी है यानी कि जो अमीर टाइप के व्यक्ति है, उनको दक्षिणी क्षेत्र में तमिल क्षेत्र में वेलाल कहा जाता है। साधारण हलवाहे को उणवार कहा जाता है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति है उनको उणवार कहा जाता है और जो भूमिहीन मजदूर है, जो दास है उनको कड़ैसियर या फिर अदमई कहा जाता है। ये 3 श्रेणियाँ हैं जो कि तमिल क्षेत्रों में प्रचलित है। जो अमीर है उसको वेल्लाल कहा जाता है, जो मध्यम वर्गीय है जो कि अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनको साधारण हलवाहे यानी कि उणवार कहा जाता है और जो गरीब दुखिया बेचारे हैं, उनको दास, कडेसियर या फिर अदमई कहा जाता है। ये दक्षिण क्षेत्र की बात है। सेम इसी प्रकार से उत्तरी क्षेत्र में भी इसी टाइप के व्यक्ति है। उत्तरी हिस्से में जो गाँव का प्रधान व्यक्ति होता है, उनको ग्राम भोजक कहते हैं, ठीक है? जो अमीर टाइप के व्यक्ति है उनको हम क्या कहते हैं? ग्राम भोजक। इस टाइटल से हम लोग नवाजा जाता है, ठीक है? ग्राम भोजक कहते हैं। ग्राम भोजक का जो पद था वो आनुवांशिक था। आनुवांशिक शब्द कहने का तात्पर्य क्या है? यानी कि कोई एक एक वंश का व्यक्ति है, उसी वंश के पीढ़ी दर पीढ़ी यदि कोई शासन करता है, उसे हम कहेंगे आनुवांशिक। तो यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है कि अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ी तक बने रहते थे, यानी कि इसका पद आनुवांशिक है, ठीक है? ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति यानी कि अमीर व्यक्ति इसका स्वामी होता है और जिनको कि हम क्या कहते हैं? ग्राम भोजक। इस शब्द से उनको इस उपाधि से हम लोग नवाजते हैं। इसके बाद जो मध्यम वर्गीय है, ठीक है? उसके विषय में बताएँगे। इससे पहले जो उत्तरी क्षेत्र में है, ठीक है? यानी कि नॉर्थ एरिया में जो 3 टाइप के व्यक्ति हैं, जिसमें कि पहला पोर्शन है आपका सबसे अमीर जो है उसको क्या कहा गया है? अमीर को ग्राम भोजक कहा गया है, ठीक है? ग्राम भोजक कहा गया है। ग्राम भोजक इसका जो है एक सेवक होता है, यानी कि जो भी जगह ज़मीन है, जगह ज़मीन पर खेती करने के लिए क्या होता है? राजा नियुक्त करते हैं, यानी कि राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंपते थे। जो भी ज़मीन के यानी कि जो इनके काम करते थे, साथ ही साथ न्यायाधीश का और कभी-कभी पुलिस का काम भी इन्हीं को सौंपा जाता था, ठीक है? इसके बाद ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते हैं जिन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पुरुष स्त्री थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, जिन्हें दास या फिर कर्मकार कहते हैं। 3 टाइप के लोग हैं। जो सबसे अमीर हैं उनको ग्राम भोजक कहा जाता है। जो अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं उनको गृहपति कहा जाता था और जो कि सबसे गरीब टाइप के व्यक्ति है उनको या तो दास कहा जाता था या फिर कर्मकार कहा जाता था, ठीक है? ये 3 टाइप के व्यक्ति हैं, कहाँ पर? नॉर्थ में और साउथ में भी है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपके एग्ज़ामिनर प्रश्न कर सकता है। इसके बाद एक आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है कि प्राचीनतम तमिल रचनाएँ। वस्तुतः प्राचीनतम तमिल की रचनाओं को हम लोग संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना लगभग 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम साहित्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया जाता है। जो इसका संकलन किया जाता है, मदुरई सम्मेलन में किया जाता है, जिसके वजह से इनकी रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है? ये आपको याद रखना है।
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपको यहाँ से पढ़ना है, सिक्के प्राचीन समय में, अब के समय में 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के हैं जिसके ऊपर भारत का आपका लोगो लगा हुआ है, ठीक है? और एक तरफ पैसा का चित्र दिया हुआ है। पर पहले के समय में आज से लगभग 2300 साल यानी कि 2300 साल 2400 साल पहले जब सिक्कों का प्रचलन था, तो किस प्रकार के सिक्के के प्रचलन था? देखिए, पुरातत्वविदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराना सिक्का जो है आहत का सिक्का है जो कि लगभग 500 साल पहले चले थे, ठीक है? सबसे पुराना सिक्का कौन-सा है? आहत का सिक्का है। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके यानी कि गला करके बनाए जाने वाले सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और इसका प्रचलन कब हुआ था? लगभग 500 साल पहले तक चला था और सबसे पुराना सिक्का है आहत का सिक्का। दूसरा यहाँ पर आहत का सिक्के से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे। आहत का जो सिक्का है उसका आकार कैसा होता था? आहत के सिक्के का सामान्यतः आयताकार, कभी वर्गाकार और गोलाकार होता है। यानी कि आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार यानी कि वृत्ताकार, ठीक है? वृत्ताकार, ये 3 टाइप के आहत के सिक्के होते थे, ठीक है? इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था बल्कि कुछ चित्र दर्शाए गए हैं। जैसे कि आपको नीचे यहाँ पर कुछ आहत के चित्र दिए हुए हैं, आहत के सिक्कों को। इस पर लिखा हुआ नहीं है बल्कि चित्र दर्शाए गए हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद हमारा अगला पोर्शन है कि नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। देखिए सबसे उदाहरण में आपको मिलता है मथुरा। प्राचीन समय में मथुरा जो था वह एक महत्वपूर्ण नगर था, ठीक है? यह 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, ठीक है? कौन-सा? मथुरा। क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें एक रास्ता उत्तर-पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। यहाँ पर मैप ड्रॉ करता हूँ मैं। ऊपर वाला जो भाग है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है? इसमें से एक रास्ता आपका उत्तर-पश्चिम यानी कि इस एरिया की ओर जाता था और दूसरा जो है आपका उत्तर से दक्षिण यानी कि इस रीजन में आता था, ठीक है? ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद मथुरा जो है किस लिए प्रसिद्ध है? मथुरा मूर्ति बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन समय में मथुरा बनाने मूर्ति बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र कौन-सा था? मथुरा था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी थी, ठीक है? मथुरा जो है कुषाणों की राजधानी थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। 2 प्रश्न नोट करना, मथुरा एक धार्मिक केंद्र है। दूसरा मथुरा जो है आपका मूर्ति बनाने का केंद्र है, ठीक है? मूर्ति का केंद्र है। तो 2 यहाँ से फैक्टर पूछे जाएँगे जो कि आपको अपने कॉपी में नोट करना है। इसके बाद यहाँ पर शिल्पकार से प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पर क्या है कि ध्यान रहे कि दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे हैं, जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके लिए प्रसिद्ध है। कपड़ों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन-सा है? उत्तर में वाराणसी और दक्षिणी क्षेत्र में मदुरई आपके क्या है? प्रसिद्ध कपड़ों के लिए था। मूर्ति के लिए जैसे मथुरा है वैसे ही कपड़ों के लिए आपका वाराणसी और मदुरई हो जाएगा। यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने-अपने संघ बनाते थे, ठीक है? संघ बनाने का काम किसका था? शिल्पकार का और व्यापारियों का। इसमें शिल्पकारों का अपना अलग कार्य था और व्यापारियों का अपना अलग कार्य था, ठीक है? इनको जो संघ बनाते थे, जिन्हें आप लोग श्रेणी कहते हैं। देखिए शिल्पकार जो है, शिल्पकार का काम क्या था? शिल्पकार का काम था कि काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार कराना या फिर उनका वितरण करना, ये शिल्पकार का काम था। वहीं पर व्यापारियों का काम था, व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ जो है, श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी जहाँ पर लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था और फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दान दिया जाता था, ठीक है? ये महत्वपूर्ण फैक्टर है, आपको नोट कर लेना है, अपने बुक में अंडरलाइन करना है। इसके बाद अरिकामेडु एक शहर है जिसके जहाँ से कि आपको बहुत से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले अरिकामेडु को ढूँढने के लिए कहा है। अरिकामेडु लगभग 2200 से
1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। पत्तन कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर बड़े-बड़े जहाज आकर के एकत्रित होते हैं, ठीक है? यहाँ दूर-दूर से आए जहाज से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढाँचा मिला है कि जो कि संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से एक एम्फोरा जैसे पात्र मिला है, ठीक है? तो हम यह कह सकते हैं कि एम्फोरा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? अरिकामेडु से। वस्तुतः एम्फोरा जो है, यह एक शराब या फिर तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इसके दोनों तरफ जो है पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे, यानी कि यह एक कलश है मान के चलिए। इसके दोनों ओर जो है आपके एक हत्थे रखे हैं इनको पकड़ने के लिए। इसके बाद साथ ही साथ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन के साक्ष्य भी आपको अरिकामेडु से मिला है। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे, आपको याद रखना है। इसके बाद में यहाँ से अरिकामेडु से रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न भी मिले हैं। साथ ही साथ छोटे-छोटे कुंड भी मिले हैं और बहुमूल्य पत्थर के मनके के बनाने के प्रमुख साक्ष्य जो है आपको यहाँ अरिकामेडु से ही प्राप्त हुए हैं। चलिए इसके बाद आगे जो है आपके लिए और इम्पोर्टेंट है व्यापार तथा व्यापारी। दक्षिण भारत में सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। जो आपका दक्षिण भारत है यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है वो सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च या फिर कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। काली मिर्च की रोमन राज्य में इतनी मांग है कि इसे काला सोना कहा जाता है। अब यहाँ पर एग्जामिनर आपको कैसे फंसाता है यहाँ पर ध्यान देना। काला सोना, ठीक है? काला सोना होता क्या है? काला सोना इसको हम लोग 2 अर्थों में लेते हैं, ठीक है? जब इतिहास में काला सोना की बात करें, तब इतिहास में काले सोने का तात्पर्य है काली मिर्च, ठीक है? काली मिर्च। और वहीं पर यदि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में बात करें, ठीक है? भूगोल में काला सोना कहने का तात्पर्य क्या है? भूगोल में काला सोना कहने का तात्पर्य है पेट्रोलियम। प्रश्न एक है, पर सिचुएशन चेंज होते ही आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इतिहास में काला सोना काली मिर्च को कहा जाता है, जबकि भूगोल में आपका काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन के सिक्के मिले हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रोमन सिक्के का साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से आपको रोमन सिक्के के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए इसके बाद समुद्र से लगे तटीय इलाके। देखिए नदिया के मैदानी भाग उपजाऊ थे, कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ बताया गया है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर के आता है कि संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा की गई है। मुवेनदार शब्द जो है इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ होता है कि 3 मुखिया, ठीक है? मुवेनदार शब्द का मतलब है 3 मुखिया। 3 मुखिया में किस-किस को गिना जाता है? चेर, चोल और पांड्य, इनको मुवेनदार कहा जाता है। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन 3 मुखियाओं के अपने-अपने 2 केंद्र थे। 3 मुखिया है, तीनों के 2-2 केंद्र थे। तो यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6 केंद्र हुए हैं, ठीक है? 6 केंद्रों में से 6 केंद्रों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक था आपका अंदरूनी भाग और दूसरा था आपका बाहरी भाग, ठीक है? एक चोल का पत्तन पुहार और कावेरी पत्तम, दूसरा पांडु की राजधानी मदुरई थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में चल कर के यहाँ पर एक और पोर्शन आता है, जिसमें कि आपसे कहा गया है कि इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक शासन का प्रभाव बढ़ा। सातवाहन का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था, ठीक है? सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा प्रदान किए गए अभिलेख से पता चलता है। देखिए सातवाहन शासक दक्षिणापद के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापद का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ता से होता था। रेशम और कुषाण मार्ग, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध था आपका कुषाण शासक, है ना? कुषाण शासक सबसे प्रसिद्ध था, सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाला। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन रहा। पेशावर और मथुरा इनके 2 प्रमुख शक्तिशाली केंद्र है। तक्षशिला भी
इनके राज्य का एक हिस्सा था। इसके शासन काल में ही सिल्क रूट एक शाखा मध्य एशिया से होकर के सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए यहाँ तक आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 समाप्त होता है। कुछ इंपॉर्टेंट तिथि है जो कि डायरेक्ट आपका यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसे आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, या फिर यदि आपके पास एनसीईआरटी है तो मेरे साथ साथ आप अंडरलाइन करेंगे। चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत्सिक के करीब कब प्रारंभ हुए थे? 2500 साल पहले। लोहे का प्रारंभ 3000 साल पहले हुआ था। पर कृषि के क्षेत्रों में, ठीक है, कृषि में प्रचलन में कब आया था? 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अरिका मेडू का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले यहाँ पर हुआ था। इसके बाद में रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले की गई थी। चेर चोल तथा पांड्य, इनका प्रमाण 2300 साल पहले मिलता है। चेर चोल पांड्य को हम क्या कहते हैं? संगम साहित्य के नाम से जानते हैं, और इनको इनके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, वेल्लाल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सॉरी वेल्लाल नहीं, मुवेंदार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? मुवेंदार। मुवेंदार शब्द का मतलब होता है तीन मुखिया। तीन मुखिया है चोल, चेर और पांड्य। ये कहाँ के हैं साथियों? ये हो जाएंगे आपके दक्षिण भारत के। इसके बाद में रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले थी। कुषाण शासन कनिष्क 1900 साल पहले इसका शासन हुआ था। और फासिएन का भारत आगमन 1600 साल पहले हुआ था। इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्वेन स्वांग यानी कि फैन सॉन्ग भारत यात्रा अपार टू शिव स्तुति लगभग 1400 साल पहले की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का इतिहास का चैप्टर नंबर 8 है वो आपका समाप्त होता है। कैसा लगा ये आपको पूरा सेशन? एक बार हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के पास भी शेयर करना। फिलहाल में आपको याद रखना है कि कल जो है क्लास 6 का हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 9 को पढ़ करके आना है, फिर यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिलेंगे कल के सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।